नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पुरास्थल की चर्चा करेंगे जिसके विषय में वर्तमान में उत्तर और दक्षिण भारत के विद्वानों के मध्य एक जंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी हाँ, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्थित वैगई नदी के किनारे एक पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ है जो लगभग संगम युग से छठी शताब्दी ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है और इस स्थल का नाम है किलाड़ी या किलाजी। तो आज हम चर्चा करेंगे किलाड़ी की और देखेंगे कि उत्खनन में क्या कुछ मिला है। क्या यह द्रविड़ सभ्यता है या आर्य सभ्यता है, जैसा कि दावा उत्तर भारत के विद्वान कर रहे हैं कि यह कोई आर्य सभ्यता है। हम देखते हैं किलाड़ी के विषय में। तो क्या प्राचीन तमिल क्षेत्र भारतीय सभ्यता की कहानी को नए सिरे से परिभाषित करने में सक्षम है? क्या कहता है किलाड़ी का उत्खनन और वहां से प्राप्त पूरा साक्ष्यों का यह समूह? किलाड़ी जो है वो तमिलनाडु के मदुरई शहर से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित दिखाई देता है। यहाँ पर तमिल साहित्य और संस्कृति को देखा जा सकता है। कुछ विद्वान स्वर्णिम काल भी मानते हैं कि तमिल साहित्य का स्वर्णिम काल रहा होगा जब यहाँ पर द्रविड़ संस्कृति चल रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो संगम हुए वो तमिल कवियों और विद्वानों की सभाएं हुआ करती थी। प्रायः विद्वानों का मानना है कि इस तमिल संगम के संरक्षक जो पांड्य शासक थे वो हुआ करते थे। तो पांड्य शासकों के समय में तमिल संगम हुए और उससे हमें तमिल साहित्य के विषय में भरपूर जानकारी मिलती है। यहाँ से जो उत्खनन का कार्य किया गया है उसमें किलाड़ी में मिली कलाकृतियां प्रारंभिक तमिल जीवन की भौतिक और प्रतीकात्मक दोनों ही तरह की जानकारी देती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है छिद्रित सिक्के, कार्नेलियन के मनके, तकली चक्र, रंगाई के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और हड्डी के औजार। तो इस तरीके से पूरा अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, जिनमें सिक्के हैं, कार्नेलियन के मनके हैं, रंगाई के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, हड्डी के औजार हैं, ये सब कलाकृतियां तमिल जीवन के भौतिक प्रतीक को दर्शा रही हैं, या ये कहें कि तमिल जीवन को बताने का कार्य कर रही हैं। तो जो यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह माना जा रहा है कि संगम युग में यह एक उन्नत व्यापार का क्षेत्र रहा होगा और एक व्यवस्थित आर्थिक गतिविधियां और व्यापार की प्रणाली यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ के जो सिक्के हैं वो शहरी समाज का हिस्सा प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ से पंचमार्क या आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिनके विषय में हम कह सकते हैं कि पंचमार्क सिक्के चपटे चांदी के टुकड़े होते हैं जिन पर विभिन्न प्रतीक अंकित होते हैं। इन्हें छठी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर भारत में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। किलाड़ी में इनकी उपस्थिति महाजनपद राज्यों के साथ मजबूत व्यापारिक या राजनीतिक संबंधों का संकेत देती है। तो जो पंचमार्क सिक्के मिले हुए हैं वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में विशेष रूप से व्यापारिक गतिविधियों को मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे राजनीतिक संबंध अच्छे हुए होंगे। इसीलिए कुछ विद्वान कह रहे हैं कि संभवतः उत्तर भारत में जो व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पंचमार्क सिक्का था, यदि वो दक्षिण भारत में मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर कहीं ना कहीं व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। यहाँ से लाल नारंगी रंग के कार्नेलियन के मोती अर्धकीमती पत्थर, जिनका उपयोग प्रायः आभूषणों में किया जाता था,
तमिलनाडु के मूल निवासी नहीं थे और संभवतः गुजरात या अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों से आयातित किए जाते थे, जिससे लंबी दूरी के व्यापार का संकेत मिलता है। तो जो आभूषण में प्रयोग किए जाने वाले कीमती पत्थर हैं, कार्नेलियन के मोती हैं, ऐसे जो पत्थर और मोती प्राप्त हुए हैं वो माना गया है कि शायद ये गुजरात और अफगानिस्तान के क्षेत्र से लाए गए होंगे। इसीलिए एक लंबे व्यापारिक क्रम को किलाड़ी में देखा जा सकता है। तकली के गोल औजार छोटे गोल औजार होते हैं जिनका इस्तेमाल धागा काटने में होता है। तो यहाँ से तकली मिली हुई है, उसके विषय में यही कह सकते हैं कि तकली के जो गोल औजार हैं वो छोटे गोल औजार होते हैं जिनका इस्तेमाल धागा काटने में किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जहां पर रंगाई के बर्तनों के साथ मिलकर ये सब बड़े पैमाने पर कपड़ा रंगाई और उत्पादन केंद्र के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिल रहे हैं उससे यही पता चल रहा है कि शायद यहाँ कपड़े और बर्तनों की रंगाई भी की जाती रही होगी और एक उन्नत किस्म का उत्पादन केंद्र यहाँ पर रहा होगा। मिट्टी के बर्तन, खासकर काले और लाल रंग के बर्तन, पुरातत्वविदों को आवासों की परतों का समय निर्धारित करने और भंडारण, खाना पकाने और खाना खाने की आदतों जैसे अन्य सामाजिक व्यवहारों का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। तो जो ये भौतिक साक्ष्य हैं, इससे यह पता चलता है कि मानवों द्वारा किस तरीके के बर्तनों का प्रयोग किया गया और भोजन की क्या प्रणाली रही, भंडारण की क्या प्रणाली रही, इसके अलावा इनका सामाजिक आचार व्यवहार कैसा रहा होगा। कुछ मिट्टी के बर्तनों पर भित्ति चित्रों के निशान हैं, जिनमें से कुछ सिंधु घाटी लिपि के प्रतीकों से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ से जो बर्तन मिले हैं उन पर भित्ति चित्रों के निशान दिखाई देते हैं। हड्डियों के सिरे और औजार उपयोगितावादी शिल्प कौशल को दर्शाते हैं, जिनका उपयोग संभवतः कपड़ा बनाने या चमड़े के काम में किया जाता था। सामूहिक रूप से ये निष्कर्ष किलाड़ी को एक समृद्ध औद्योगिक बस्ती के रूप में दर्शाते हैं, जिसमें उच्च स्तर का संगठन, कुशल श्रम और एक नेटवर्क अर्थव्यवस्था जो भारतीय उपमहाद्वीप के पार तक फैली हुई थी, ऐसी अर्थव्यवस्था के साक्ष्य हमको किलाड़ी से मिलते हैं। तो एक उन्नत व्यापारिक केंद्र किलाड़ी को हम मान सकते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय संस्कृतियों में से एक मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, जो 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के मध्य चरम पर दिखाई देती है। हालांकि किलाड़ी सभ्यता एक सहस्त्राब्दी से भी ज्यादा समय बाद उभरी हुई दिखाई देती है, फिर भी इसमें दिलचस्प समानताएं मिलती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की तरह ही किलाड़ी में भी अवशेष दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए कुछ विद्वान इनको एक समान सभ्यता मान रहे हैं। खासकर प्रतीकों और लिपि जो नुमा भित्ति चित्रों के प्रयोग हैं, उनमें समानता है सिंधु घाटी सभ्यता में और किलाड़ी की सभ्यता में। किलाड़ी कोडुमनाल और आदि चन्नल्लूर में खुदाई से मिले कुछ भित्ति चित्र सिंधु सभ्यता के चिन्हों से काफी मिलते जुलते हैं, जिससे शोधकर्ता यह पता करने के लिए प्रेरित हुए हैं कि क्या कोई भाषाई या सांस्कृतिक सातत्य हो सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तरह भित्ति चित्र मिलने के कारण, चिन्हों के मिलने के कारण शोधकर्ताओं ने यह प्रयास किया है कि यह जाना जाए कि क्या भाषाई या सांस्कृतिक रूप से इसमें कोई सातत्यता है। हालांकि अभी तक किसी सीधे संबंध का कोई निर्णायक प्रमाण विद्वानों को नहीं मिला है, फिर भी यह समझने का प्रयास जारी रखा गया है कि क्या तमिल भाषा की सबसे प्राचीन लिपि तमिल ब्राह्मी, या जिसको कुछ विद्वान बुद्धिस्ट हाइब्रिड भी कह रहे हैं, इन भित्ति चित्र प्रतीकों से विकसित हुई होगी। जैसा कि वहां के कुछ विद्वान उत्खननकर्ता बता रहे हैं कि हम परिकल्पनाओं पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह समझने के लिए भित्ति चित्र प्रतीक तमिली या तमिल ब्राह्मी लिपि में कैसे विकसित हुए, इसके विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो विद्वानों का यह मानना है
कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि शायद यहीं किलाड़ी से प्राप्त अक्षरों की लिपियों से ही विकसित होकर के अस्तित्व में आई होगी। इसीलिए इस सभ्यता को द्रविड़ सभ्यता माना जा रहा है और बहुत सारे विद्वान सिंधु घाटी सभ्यता को भी द्रविड़ सभ्यता ही स्वीकार करते हैं। यद्यपि किलाड़ी बस्ती कुल क्षेत्रफल अनुमानित रूप से 110 एकड़ में दिखाई देती है, फिर भी अभी तक केवल लगभग 4 एकड़ की भूमि की खुदाई विद्वानों द्वारा कराई गई। इस क्षेत्र में एक प्राथमिक आवास क्षेत्र और 1 किलोमीटर दूर कोंडागई में स्थित एक कब्रिस्तान भी मिला हुआ है। विद्वानों का मानना है कि पिछले 5 वर्षों में यहाँ से कंकालों के अवशेष और कब्रों से संबंधित 150 से अधिक कलशों की प्राप्ति हो चुकी है। खुदाई आमतौर पर प्राकृतिक मिट्टी तक 4 मीटर की गहराई तक पहुंचती है। एक दिन के अंदर इतनी ही खुदाई की जाती है जो 6 सांस्कृतिक परतों से होकर गुजरती है। विद्वान बताते हैं कि स्थान के आधार पर यह अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर जब कोई संरचना नहीं होती है तो हमारे पास 6 परतें दिखाई देती हैं। इस तरीके से कई परतें और ईंटों की संरचनाएं यहाँ पर दिखाई दी, जो कि औद्योगिक अवशेषों की उपस्थिति के कारण जटिल संरचना प्रस्तुत करती हैं। ऐसा मान सकते हैं कि किलाड़ी कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि तमिलनाडु क्षेत्र में फैले एक बड़े सांस्कृतिक और पुरातात्विक नेटवर्क का एक हिस्सा है। आदिचन्नल्लूर, कोडुमनल, मयिलाडुम्पराई, पोरुंथल और शिवकलाई जैसे स्थल पूरक जानकारी प्रदान करते हैं। शिवकलाई के कलश जो दफन का समय है वो लगभग 3300 बीसी के आसपास माना जाता है। यह किलाड़ी की सबसे पुरानी बस्ती होने की तरफ संकेत करता है। तमिराबनी नदी के पास स्थित आदिचन्नल्लूर में बड़ी संख्या में कलश समाधानों की प्राप्ति हुई है जो लौह युग की तरफ इशारा करते हैं। इसी तरीके से कोडुमनाल किलाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहां से भित्ति चित्रों के तमिल ब्राह्मी लिपि में विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। उत्तरी तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में स्थित मयिलाडुम्पराई में लगभग 2200 ईसा पूर्व की लौह कलाकृतियां प्राप्त होती हैं। पोरुंथल में भी इसी प्रकार संक्रमण काल के काल निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण कलाकृतियां और लिपि के नमूने प्रदान किए हैं। दक्षिण में स्थित शिवकलाई तमिलनाडु में लोहे की प्राचीनता और बस्ती की सीमा को 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन सिद्ध करने में सक्षम है। नदी घाटियों और पहाड़ी इलाकों में स्थित जो ये स्थल दक्षिण भारत में सांस्कृतिक विकास का सघन मानचित्र बनाने में मदद करते हैं, जो हजारों वर्षों से निर्बाध मानव बस्ती और सांस्कृतिक विकास का संकेत देते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण स्थल किलाड़ी है। इन खोजों को जनता के करीब लाने के लिए 5 मार्च 2023 को किलाड़ी में एक संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। 2 एकड़ में फैला यह संग्रहालय है, जिसमें 15 दीर्घाओं में 15,000 से अधिक कलाकृतियां रखी गई हैं और इन कलाकृतियों में विशेष रूप से धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई कलाकृतियां हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि यदि ये आर्य सभ्यता से संबंधित है तो फिर संस्कृत में क्यों नहीं लिखा है, या फिर कोई आर्य लिपि अलग से है उसमें क्यों नहीं लिखा है। ये सब तमिल ब्राह्मी में या तमिल धम्म लिपि में ही क्यों लिखे हुए दिखाई देते हैं। इसका साफ मतलब है किलाड़ी सभ्यता का संबंध किसी वैदिक सभ्यता से नहीं है। किलाड़ी सभ्यता का संबंध द्रविड़ सभ्यता से है, तमिल सभ्यता से है, जहां पर धम्म लिपि चलती होगी। इसीलिए धम्म लिपि में ही लेखन करवाया गया। लगभग 15,000 से अधिक कलाकृतियां मिली हुई हैं।
यह जो संग्रहालय है वह तमिलनाडु के गहन अतीत का एक सुगम प्रवेश द्वार माना जा रहा है। तो किलाड़ी की जो कलाकृतियां हैं उनका विश्लेषण दुनिया भर के संस्थानों में किया जा रहा है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो लिवरपूल स्थित जॉन मूर्स विश्वविद्यालय द्वारा दफन कंकालों का चेहरे का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और प्राचीन डीएनए अध्ययन के लिए मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के माध्यम से हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के साथ सहयोग कर रहे हैं, वो सब भी मिलकर के किलाड़ी सभ्यता के अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे उत्तर भारत के विद्वान यह मानते हैं कि चूंकि वहां पर पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं और पंचमार्क उत्तर भारत में चलते थे, इसलिए यह सभ्यता आर्य सभ्यता है, उत्तर भारतीय सभ्यता है, जबकि यह सही नहीं है। यह सभ्यता पूरी तरीके से द्रविड़ सभ्यता ही है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो 2024 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सिंधु लिपि को समझने में सक्षम किसी भी व्यक्ति को लगभग 10 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। यह कदम सिंधु चिन्हों से तमिल ब्राह्मी तक लिपि के विकास का पता लगाने के बढ़ते अकादमिक प्रयासों के अनुरूप तय हुआ है। विद्वान बताते हैं कि उन्हें बहुत सारी प्रविष्टियां मिली हैं, लेकिन इसकी पुष्टि पुरातत्व और पुरालेख शास्त्र के वरिष्ठ विद्वानों और विशेषज्ञों द्वारा अभी की जानी बाकी है। किलाड़ी सिर्फ अब एक उत्खनन स्थल ही नहीं रह गया है, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुका है। यह हमें भारत की प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में अपनी जानकारी पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर भी कर रहा है और उपमहाद्वीप में संस्कृति, भाषा और व्यापार की उत्पत्ति पर एक गहन और अधिक समावेशी संवाद को भी आमंत्रित कर रहा है। तो इस तरीके से किलाड़ी, जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, ये दरअसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तमिल सभ्यता के रूप में जाना जा रहा है। यहाँ पर धम्म लिपि के साक्ष्य मिले, संस्कृत के साक्ष्य नहीं मिले, हवन यज्ञ कुंड के साक्ष्य नहीं मिले, किसी गुरुकुल का साक्ष्य नहीं मिला। तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जो वैदिक सभ्यता को पुष्ट कर सकते थे, वैदिक सभ्यता को सिद्ध कर सकते थे, वो साक्ष्य नहीं मिले, बल्कि वहां पर धम्म लिपि हमको दिखाई देती है। लोहे के बहुत सारे उपकरण दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त यह जो सभ्यता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के विकास क्रम को भी दर्शाने में संभवतः सक्षम हो सकती है। तो ये 600 ईसा पूर्व प्राचीन है या 5000 ईसा पूर्व प्राचीन है या 1500 ईसा पूर्व प्राचीन है, यह हमें पता चलेगा तब जब इसका विधिवत अध्ययन किया जाएगा। वैसे इस सभ्यता की खुदाई का जो पहला चरण है वो 2015 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। 2015 से 17 तक यहाँ पर खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा करवाया गया। बाद में इसका जो कार्यभार है वह तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। वर्तमान में इसका 10वां चरण चल रहा है जो 2025 में उत्खनित हो रहा है। यहाँ के धार्मिक परिदृश्य को देखने से यह पता चलता है कि इसका संबंध किसी भी तरीके से किसी वैदिक संस्कृति से नहीं है। यहाँ पर किलाड़ी में बहुत सारे बर्तनों के ऊपर भित्ति चित्र में भी इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं जो सिंधु लिपि के बहुत करीब हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि सिंधु सभ्यता के विकास क्रम में ही किलाड़ी आता है, या ये मान लिया जाए कि किलाड़ी के ही विकास क्रम में सिंधु सभ्यता आती है, या ये मान लें कि किलाड़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध रहा होगा। यह सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब किलाड़ी पर विधिवत अध्ययन किया जाएगा। यहाँ से प्राप्त पुरावशेषों का विश्लेषण किया जाएगा। यहाँ से किसी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य न मिलना, गुरुकुलों का न मिलना, यह प्रमाणित करता है कि यह स्थानीय सभ्यता है। इस प्रकार किलाड़ी दक्षिण भारत की मूल निवासियों की सभ्यता सिद्ध होती है, आर्य सभ्यता सिद्ध नहीं होती। लेकिन इस पर राजनीतिक विवाद है और राजनीतिज्ञ क्या कुछ इस पे निर्णय लेते हैं
ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसका संबंध किसी भी तरीके से वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता से जुड़ता नहीं दिखाई देता, बल्कि यह द्रविड़ सभ्यता के अधिक करीब है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।